मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल पढ़ाने वाली हूँ और बिहार स्पेशल के इस क्लास में मैं आप लोगों को भूगोल विषय पढ़ाऊंगी। बिहार के भूगोल का ये मेरा दूसरा क्लास है। इस क्लास में आप बिहार के परिचय को जानेंगे। इसके पहले की क्लास में भी मैंने आपको बिहार के परिचय को पढ़ाया था और उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। और इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें आप जानेंगे बिहार के विभिन्न प्रमंडल के बारे में और उन प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं उसके डिटेल को मैं आपको बताऊंगी और इस डिटेल को मैं मैप के माध्यम से बताऊंगी। और मैंने यहाँ प्रयास किया है बिहार के एक मैप बनाने का और ये मेरा शुरुआती प्रयास है और धीरे धीरे मैप बनाना भी सीख जाऊंगी बिहार के बहुत ही अच्छे तरीके से और ये प्रयास मेरा जारी रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ कोशिश किया है बिहार के मैप के माध्यम से आप लोगों को बिहार के जिलों को बताने का, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। बिहार का भूगोल विषय में स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि बिहार में कौन से जिले किस तरफ हैं, कौन जिला उत्तर में है, कौन सा जिला दक्षिण में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा पूर्व में है और कौन सा जिला मध्य में है। इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। बिहार के उत्तर में जो देश है वो है नेपाल। बिहार का उत्तर जो है वो एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिण में है झारखंड। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। अब इन सारे प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को जानेंगे। और मैं एक प्रयास ये भी करूंगी कि कुछ जिलों के बारे में जो उनकी विशेषता है उनको भी यहाँ बताने का, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट करूंगी तो आपके जनरल नॉलेज जो बिहार से संबंधित है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरा क्लास उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो बीपीएससी और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं ये प्रयास करूंगी कि हर एक वीडियो में खुद का 100% देने का और कंटेंट को के बारे में आपको डीप नॉलेज देने का। और यही रीज़न है कि क्लास को लाने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी वीडियो आपको दूँ तो उसमें मैं अपना 100% दी रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं सारण प्रमंडल के बारे में। सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं तो ये जाने, गोपालगंज, सारण और सीवान। ये 3 जिले जो हैं वो सारण प्रमंडल में आते हैं। अब हम लोग मैप के माध्यम से ये जानेंगे कि गोपालगंज, सीवान और सारण बिहार के मैप में वो किस तरफ लोकेटेड हैं या बिहार के किस तरफ किस एरिया में वो पड़ते हैं। देखिए ये है गोपालगंज, सीवान और सारण। ये तीनों कहाँ पर है तो ये तीनों सारण प्रमंडल में आते हैं और ये बिहार का पूर्व का क्षेत्र, माफ कीजिएगा पश्चिम का क्षेत्र है। बिहार का पश्चिमी क्षेत्र है ये और पश्चिम में ही गोपालगंज, सीवान और सारण आते हैं। 3 जिले सारण प्रमंडल में हैं। थोड़ा गोपालगंज की विशेषता मैं आपको बता दूं। गोपालगंज में बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है तो ये है गोपालगंज जिले में। और बिहार के गोपालगंज में ही मेरा जन्म हुआ और मेरी शिक्षा भी यहीं से मेरी पूरी हुई है। नेक्स्ट हम लोग जो प्रमंडल है वो जानेंगे। अगला जो प्रमंडल है वो है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं तो इसमें भी आता है 3 जिला। कौन कौन सा है तो ये है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ये 3 जिले आते हैं दरभंगा प्रमंडल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अब हम लोग जानेंगे कि बिहार के किस तरफ ये लोकेटेड है। तो बिहार के उत्तर में ये 3 जिले हैं। कौन कौन से तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अब किधर है देखिए, ये है मधुबनी, ये है दरभंगा और ये है समस्तीपुर। ये 3 जिले जो हैं ये आते हैं दरभंगा प्रमंडल में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे तिरहुत प्रमंडल के बारे में। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत में कौन कौन सा जिला आता है तो ये हो गया पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। कौन कौन सा है तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। यानी कि 6 जिले आते हैं तिरहुत प्रमंडल में। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है किस प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। तो तिरहुत में कितने जिले हो गए तो 6 जिले हो गए। अब हम लोग जानेंगे किधर किस तरफ ये लोकेटेड है।
तो तिरहुत में सबसे पहले जानेंगे पूर्वी चंपारण। ये एरिया हो गया पूर्वी चंपारण का, यानी कि बिहार के उत्तर में पूर्वी चंपारण है। अब पश्चिमी चंपारण को जानेंगे, पश्चिमी चंपारण, ये हो गया पश्चिमी चंपारण का एरिया। ये किस तरफ है, तो ये बिहार का उत्तर और पश्चिम जिला है। उत्तर पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। और थोड़ा सा इसकी विशेषता के बारे में मैं बता दूं कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण ही है, और बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो भी पश्चिमी चंपारण ही है। तो पश्चिमी चंपारण की विशेषताओं को आपने जाना। फिर अगला जो जिला है वो है सीतामढ़ी। यहाँ सीतामढ़ी है, ये भी बिहार के उत्तर में ही आता है सीतामढ़ी। फिर नेक्स्ट है शिवहर, ये शिवहर है। शिवहर की एक विशेषता ये है कि शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो वो है शिवहर में। और क्षेत्रफल के आधार पे बिहार का सबसे छोटा जिला भी शिवहर है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा जिला शिवहर, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, शिवहर में है। फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये दोनों जिले भी तिरहुत प्रमंडल में ही आते हैं। तो कौन कौन से हो गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, ये सभी आ गए तिरहुत प्रमंडल में। नेक्स्ट है कोशी प्रमंडल। कोशी प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो ये है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, यानी कि इस कोशी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। अब हम लोग जानेंगे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा बिहार के मैप में किस तरफ दिख रहे हैं। देखिए ये है सुपौल, यानी कि बिहार के उत्तर में ही ये आते हैं। सुपौल, सहरसा और ये हो गया मधेपुरा। ये 3 जिले जो हैं वो आते हैं किसमें, तो कोशी प्रमंडल में। सहरसा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहां पर है, तो वो है सहरसा में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें 4 जिला आता है। कौन कौन सा, तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। अब हम लोग देखें कि किस तरफ है बिहार में ये, तो ये है पूर्णिया, ये है किशनगंज और ये है अररिया और ये है कटिहार। किशनगंज जो है वो बिहार का उत्तर पूर्वी जिला है। उत्तर पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार के पूर्व में पूर्णिया और कटिहार जो पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं, किशनगंज भी साझा करते हैं। और अररिया ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अररिया हो गया और किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। ये किस प्रमंडल में आ गया, तो ये हो गया पूर्णिया प्रमंडल में। कुछ विशेषता है किशनगंज की, उसको हम लोग जानते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है किशनगंज। पूर्णिया की भी कुछ अपनी विशेषता है। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में ही है, यहाँ बहुत ही कम साक्षरता दर है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में भी पूर्णिया जो है वो अव्वल है। पूर्णिया में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर मैंने आपको बताया वो है कहाँ, तो वो है सहरसा में। तो आपने जाना पूर्णिया प्रमंडल के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में अब कौन कौन से जिले आते हैं वो देखते हैं। पटना में बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा और कैमूर, यानी कि 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल में। एक बार और मैं बता दूं, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा और कैमूर। अब हम लोग देखेंगे ये किस तरफ है। तो बक्सर कहाँ पर है, तो ये देखिए ये बक्सर है। ये बक्सर यानी कि बिहार का ये पश्चिम का क्षेत्र है। और पश्चिम में कौन सा राज्य है बिहार के पश्चिम में, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ बक्सर अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। तो देखिए बक्सर हो गया। फिर नेक्स्ट है रोहतास। ये रोहतास है, यहाँ बिहार का दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है रोहतास। फिर भोजपुर, ये हो गया भोजपुर, यहाँ पर बिहार का पश्चिम का ही क्षेत्र है भोजपुर। पटना, यहाँ पटना है, पटना मध्य में है, थोड़ा सा पश्चिम की तरफ ही होता है लेकिन है मध्य में पटना। फिर है
नालंदा और कैमूर। अब देखिए नालंदा कहाँ पर है, तो ये है नालंदा, यहाँ पटना के दक्षिण में नालंदा। फिर कैमूर कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ कैमूर है। भभुआ, भभुआ या कैमूर दोनों एक ही है। तो भभुआ जो है वो भी पटना प्रमंडल में ही आता है। तो पटना प्रमंडल में कितने जिले हो गए, तो ये हो गए 5। तो कौन कौन से हैं, तो बक्सर, रोहतास, भोजपुर, 6 जिले। पर बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर। तो ये 6 जिले हैं जो पटना प्रमंडल में आते हैं। आप पटना प्रमंडल, पटना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या विशेषता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है पटना में। फिर थोड़ा हम लोग रोहतास के बारे में भी जाने, जो बिहार का दक्षिण और पश्चिम का जिला है रोहतास। तो रोहतास में बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर है, और यहाँ पर महिला साक्षरता दर भी, बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये है रोहतास। और बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो भी है रोहतास। तो आपने रोहतास के बारे में भी कुछ जाना। फिर अब हम लोग जानेंगे मगध के बारे में। मगध प्रमंडल, मगध प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये देखें, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। तो मगध प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, तो औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। अब बिहार के मैप में वो किस तरफ है, तो वो देखें, यहाँ औरंगाबाद है, यहाँ गया है, यहाँ नवादा है, यहाँ अरवल है और यहाँ जहानाबाद है। यही है ना मगध में, औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। औरंगा, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जिले आ गए किसमें, तो मगध प्रमंडल में आ गए। नेक्स्ट है, देखिए मैं गया के बारे में है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, ये गया जिला जो है वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो वो है किशनगंज में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो ये है गया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मुंगेर प्रमंडल के बारे में। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए इसमें आते हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय। देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ मुंगेर है, यहाँ जमुई है और ये है लखीसराय। मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। तो ये कितने जिले हो गए यहाँ, तो इसमें भी 6 जिले हो गए। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले। कौन कौन से, तो ये देखिए मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय, ये 6 जिले मुंगेर प्रमंडल में हो गए। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था, तो गोपालगंज। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये है मुंगेर में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे भागलपुर के बारे में। भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं। कौन कौन से, तो एक तो है भागलपुर और दूसरा है बांका। बांका जो है वो बिहार का दक्षिण पूर्व का जिला है बांका, और भागलपुर बिहार का पूर्व का क्षेत्र है, और ये पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा को साझा कर रहा होता है। तो भागलपुर, बांका जो है ये दोनों जो है ये भागलपुर प्रमंडल में आ जाते हैं। तो आपने जाना बिहार के कुल 9 प्रमंडल और उनके जिलों के बारे में। जिलों की संख्या है 38, और जो लेटेस्ट जो जिला बना वो बना अरवल, और वो सारे जिलों को मैंने बताया। एक बार और मैं रीड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये जिले याद हो जाएं। सबसे पहले जो प्रमंडल सारण प्रमंडल है उसमें आता है गोपालगंज, सारण और सिवान। दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। पटना प्रमंडल में बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा और कैमूर। मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका। ये सारे जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार में।
अब हम लोग बिहार के भूगोल को और भी थोड़ा विस्तार में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन पिछले क्लास में आप लोगों का एक डाउट था, कमेंट मुझे मिले थे कि मैंने बताया कि बिहार से बंगाल जो है वो 1 अप्रैल और 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, और फिर स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो क्या है उसका रीजन, तो अब हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च क्यों मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 ईस्वी में डेट कौन सा है, तो 22 मार्च, और वर्ष कौन सा है, तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार का गठन संबंधित घोषणा की गई थी। ये घोषणा हुई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी को, यानी कि एक अधिसूचना जारी की गई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो इसलिए 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को क्या हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार सरकार का जो सचिवालय था वो कार्य करना आरंभ कर दिया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार सरकार का सचिवालय ने अपने कार्य को करना शुरू कर दिया था, और 22 मार्च को एक अधिसूचना जारी की गई थी, और यह अधिसूचना ये थी कि बंगाल से बिहार को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाएगा, एक नया राज्य का गठन किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे 22 मार्च वाले। तो 22 मार्च को क्या हुआ था ये भी आपको पता चल गया होगा, और इसी कारण से 22 मार्च को स्थापना दिवस बिहार का मनाया जाता है। और एक बात और मैं रिपीट कर दूं, देखिए 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। 1936 डेट था 1 अप्रैल, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और फिर झारखंड का जो विभाजन हुआ वो बिहार से, वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, और बिहार का 46% हिस्सा जो था वो झारखंड को गया था। तो आज की क्लास में आपने जाना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बिहार से संबंधित है, और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे जो बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सारे के लिए मेरा क्लास जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। कंटिन्यूअस बने रहिएगा, और मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि ये क्लास मैं आप लोगों को शनिवार को ही देने वाली थी, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो होता है ना वो कंटेंट पे होता है, और बहुत जल्दीबाजी में मैं क्लास को बनाना नहीं चाहती। बहुत इत्मीनान से, बहुत सही तरीके से मैं कोशिश करती हूँ अपना 100% देने का। वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि काम अब थोड़ा बढ़ गया है, जैसे कि मैं टेस्ट भी लेती हूँ, तो टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन बनाने होते हैं। आज संडे है तो आज टेस्ट चल रहे हैं ग्रुप में, जेपीएससी वाले ग्रुप में, प्रीलिम्स के, मेंस के। तो ये टेस्ट के लिए भी मुझे लिखने होते हैं, वो कंटेंट रेडी होने होते हैं। आज मुझे करंट अफेयर्स देना है जेपीएससी के प्रीलिम्स और जेएसएससी सीजीएल के लिए, तो थोड़ी ही देर के बाद आप लोगों को उसके भी क्लासेस मिल जाएंगे, और उसके भी क्लास रेडी हो रहे हैं। तो ये भी मुझे बनाना है, और साथ में जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए भी मुझे नोट्स लिखने होते हैं, जो कि मैं कंटिन्यूअस लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द सिलेबस के आधार पे, और बहुत ही हर एक प्रश्न को टच करते हुए, हर एक प्रश्न से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ और आप लोगों को दूँ, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो इसके लिए भी मुझे वर्क करना होता है। साथ में मैंने बिहार स्पेशल भी स्टार्ट किया है। पहले मैंने सोचा था कि सप्ताह में 1 दिन क्लासेस होंगे, लेकिन मुझे 2-3 क्लास लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे मिल रहे हैं बिहार के क्लासेस लेने के लिए। तो कोशिश करूँगी सप्ताह में 2 दिन आपको क्लास दूँ, और ये मेरा तीसरा क्लास है ये लेकर के, और बिहार के भूगोल का ये मेरा दूसरा क्लास है। प्लेलिस्ट में इसको मैं अरेंज कर दूंगी। अगर जो भी मेरे मित्र नए क्लास से जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दे दूंगी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा विकल्प का जो दायरा है ना उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको झारखंड स्पेशल ही जो है वो थोड़ा, यहाँ भी आपको झारखंड के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा बिहार स्पेशल में, लेकिन बिहार से संबंधित लगभग 30 प्रश्न ऐसे होंगे, 15 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो बीपीएससी में पूछे जाएंगे। और मैंने जिम्मेदारी ली है तो काफ़ी सही तरीके से, स्मूथ तरीके से मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल कंटिन्यूअस खत्म कराऊंगी। तो बाकी के जनरल नॉलेज जो है वो तो सेम रहते हैं, बस आपको बिहार स्पेशल एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। और बिहार स्पेशल आप कोशिश करेंगे कि आप मेरे क्लास के साथ आप कंटिन्यूअस बने रहिए, तो बिहार स्पेशल आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और सप्ताह में 2 दिन का ही समय आपको देना है, आधे घंटे का समय मैं लूँगी आपसे, और आपका बिहार का जो पोर्शन है वो मैं आपका स्ट्रॉन्ग कर दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।